वेलकम बैक नाज़रीन। गजा में सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे खुराक के मुताबिक इसराइली नाकाबंदी की वजह से 5 लाख फ़लस्तीनी कहत की कैफियत से दो चार हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों में 63 फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें 6 भूख के बायस जाँ बाक हुए। भूख से मरने वालों की तादाद 133 हो चुकी है, जिसमें 87 बच्चे शामिल हैं। आलमी इदारे सेहत और दीगर इंसानी हकूक़ के इदारे इस सूरत हाल को नस्ल कुशी और इज्तिमाई सज़ा करार दे रहे हैं और इस हकीकत को अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी तकरीबन कर रहे हैं। We also discussed obviously Gaza, and I think before we get to phase 2, which is what's going to happen afterwards, we want to get the children fed. We made a contribution a week ago of $60 million, all going into food. We only hope the food goes to the people that need it. दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल और फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया कि फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। उनके बक़ौल गजा अब बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी उसूलों का कब्रिस्तान बन चुका है। It is time for freedom, self-determination and statehood, and Palestinians' full membership of the UN. That will be the best guarantee for lasting peace in the region. An immediate, unconditional and permanent ceasefire across Gaza and all occupied Palestinian territories. इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी सऊदी अरब और फ्रांस ने की, जहां सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने 2 टोक अल्फाज में यह कहा कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होती इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं किए जाएंगे। इसी दौरान नेदरलैंड की हुकूमत ने गजा में इसराइली मज़ालिम पर अपने रद्द-ए-अमल में उसे नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले दिफा करार दिया। डच हुकूमत ने इसराइल के 2 जो फार राइट मिनिस्टर्स हैं, इतामिर बेन वीर और उसके अलावा बेज़लेल स्मोट्रिच, उन पर नेदरलैंड में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। नेदरलैंड ने इसराइल के खिलाफ मुमकिन तजारती पाबंदियों का भी इंदिया दिया अगर इमदादी मुआहदों की खिलाफ वर्जी की गई। इस इक़दाम से एक बात रिफ्लेक्ट हो रही है कि यूरोपीय ममालिक में भी अब इसराइल की मौजूदा पॉलिसियों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाना जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया है, जो मुस्तकबिल में यूरोपीय यूनियन की इसराइल पॉलिसी पर भी असरअंदाज हो सकती है। मजमूई तौर पर यह सूरत हाल आलमी ताकतों के लिए एक नया इम्तिहान है, जहाँ एक तरफ कुछ मगरबी ममालिक इसराइल के साथ स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद को तरजीह दे रहे हैं, वहीं पाकिस्तान, सऊदी अरब और बाज़ यूरोपीय ममालिक इसराइल के जंगी जराइम पर आवाज़ उठा रहे हैं। इस वक्त इसराइल के लिए, फ़लस्तीन के लिए आलमी सिफारतकारी भी अहमियत इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के हालिया दौरा अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा जो उन्होंने फ़लस्तीन और इसराइल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस थी उसमें शिरकत एक ऐसे वक्त पर हुई जब गजा में इंसानी बहरान अपने उरूज पर है और दुनिया भर में इसराइल के इक़दामात के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इसहाक़ डार ने एक बड़ा वाज़े और गैर मुबहम मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए पाकिस्तान ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं रखता और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत हम जारी रखेंगे। हमारा प्लान नहीं है इसराइल को अभी रिकॉग्नाइज करने का, जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है न्यू लायंस इंस्टीट्यूट के सीनियर डायरेक्टर बराए यूरेशियन सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी डॉक्टर कामरान बुखारी साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, माजी के बरक्स हम ये देख रहे हैं कि यूरोपीय ममालिक में जिसकी एक बड़ी मिसाल अक़वाम मुत्तहिदा उसके जो यूनाइटेड किंगडम के 200 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन का अपने प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखकर 2 रियासती हल पर जोर देना था, लेकिन हम देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो टस से मस नहीं हो रहा और सूरत हाल जो है वो संगीन से संगीन तर होती जा रही है। जी आदिल, देखें, आई थिंक कि जो रिपोर्टिंग जिसके ऊपर फोकस नहीं हो रहा, वो जो क्राइसिस इसराइल के अंदर है इस सब चीज़ को लेके, उसके ऊपर की जो है ना फोकस बहुत कम है। मैं चूँकि जो है वो बारीकी से मॉनिटर करता हूँ, तो मैंने ऐसे ऐसे मज़ामीन जो हैं देखे हैं कंजर्वेटिव इजरायली न्यूज़पेपर्स में हुकूमत की तनकीद करते हुए स्टारवेशन के ऊपर, यहाँ तक कि 4 जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसराइल की, उनके सदूर जो हैं उन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। इसराइल के अंदर जो 2 बड़े ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया है। तो ये अब बात मेन स्ट्रीम में आ चुकी है और जो फार राइट के एलिमेंट्स हैं
वो आइसोलेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस चीज़ का अंदाज़ा करें कि जो वज़ीर आज़म है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने जब ये ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ खोलने का फ़ैसला किया, तो उसमें वो जो 2 फार राइट मिनिस्टर्स हैं जिनका आपने अभी ज़िक्र किया था, उनको उस मीटिंग में शामिल नहीं किया। उनको बाद में इन्फॉर्म किया गया कि हमने ये फ़ैसला ले लिया है। उस मीटिंग में सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर दिफ़ा थे और वज़ीर ख़ारजा। तो अब ये इस बात जो आलमी दबाव है, जो अंदरूनी दबाव है, वो अब जो है इस नहज पे पहुंच चुका है कि अब इज़राइल की जो हुकूमत है वो मजबूर हो चुकी है। और अमेरिका के लिए भी ये बहुत मुश्किल घड़ी है, क्योंकि अगर आपका एलाई जो है वो ऐसे काम कर रहा है जो कि आपको बेसिकली एक मुश्किल पोजीशन में डाल रहा है बैनुल अक़वामी तौर पे भी और अंदरूनी तौर पे भी। अब इस वक्त अब जो है बात खुल के आ चुकी है सामने कि लेफ़्ट और राइट दोनों जो यानी जो सदर डोनाल्ड ट्रंप का बेस है और ज़ाहिर है जो उनके मुखालफिन हैं, वो दोनों इसी बात पे उधर से आवाज़ यही आ रही है कि भाई हम अपने मुल्क पे पैसे क्यों नहीं खर्च कर रहे और इन चीज़ों के ऊपर क्यों कर रहे हैं कि जिसमें इस तरह के फिर इक़दामात हो रहे हैं और इज़राइल की जानिब से इस किस्म का बिहेवियर आ रहा है कि जिसके लिए हम पैसे भी दे रहे हैं और फिर वो हमें शर्मिंदगी भी उठानी पड़ रही है और हमारी साख मजरू हो रही है। ये बातें अब खुल के मेन स्ट्रीम में आ चुकी हैं। अच्छा कामरान साहब, ये चले, थैंक यू, आपने बड़ा आपका वैसे ग्रिप है इस इशू पर भी, और जो इजरायली मीडिया और जो इजरायली 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के सदूर हैं और बड़ी तफसील से आपने बताया। लेकिन इस सब कुछ का असर क्या होगा? मतलब अब अमेरिका में भी आप इवन फार राइट के लोग भी बोलना शुरू हो गए हैं, ट्रंप की बेस जिस तरह आपने कहा वो भी सब कुछ। लेकिन क्या इजराइल पर इसका कोई इफेक्ट होगा? बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, क्या वो करेंगे जो कि इस वक्त यूरोपीय ममालिक, यूके, ये सारे और अमेरिका उनसे मुतालबा कर रहे हैं? जी देखें, इस सवाल का जवाब जो है वो इट्स अ फंक्शन ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। यानी अगर आप इसको गेम आउट करें कि दबाव बढ़ रहा है अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी तौर पे भी बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर, तो वो क्या करेंगे? तो उनके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो वो जो है बेसिकली स्केल बैक करें अपने जो अब तक का जो बिहेवियर है, मज़ीद जो है ह्यूमैनिटेरियन एड खोलें और जो अपना जंग है उसको कैलिब्रेट करें, क्योंकि अगर वो जो है नहीं करते तो उनके ऊपर बाहर से और अंदरूनी तौर से दबाव आता रहेगा। अगर वो करते हैं तो उनकी जो हुकूमत है उसके गिरने का ख़तरा है, और क्योंकि उनके जो पार्लियामेंट के अंदर जो मेजॉरिटी है वो डिपेंड करती है फार राइट के ऊपर। अब अगर वो ये कर देते हैं तो जाहिर है फिर उनको अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ेगा। तो आई थिंक कि वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि कोई नई मखलूत हुकूमत जो है कायम हो, जिसके अंदर वो कम अज़ कम ये जो काम शुरू हुआ है इसको किसी तरीके से लॉजिकल मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, लेकिन उस तरीके से जो है बिहेव ना करें जैसे कि अभी तक वो करते आ रहे हैं। जैसे कि स्टारवेशन हो गई, ऊपर से जो है बदस्तूर जो है वो जो सिविलियन जाने हैं वो उनका नुकसान हो रहा है। तो आई थिंक कि उनके लिए बड़ी मुश्किल पोजीशन है, एक क्राइसिस की सिचुएशन है इजराइल के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा जो सऊदी वजीर खारजा की स्टेटमेंट है कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होती इसराइल से ताल्लुकात नहीं कायम किए जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब गए सऊदी अरब तो उन्होंने उनका मुतालबा यही था जो वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं उनसे कि आप थोड़ा सा करीब हों और तस्लीम करें इजराइल को। ये कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है सऊदी अरब के लिए, क्योंकि तकरीबन जो आपको ज़्यादा पता होगा लेकिन ताल्लुकात कायम होने के बहुत करीब पहुंच चुके थे इस पूरे एपिसोड से पहले। जी, आप बात कर रहे हैं अक्टूबर 7, 2023 को जो हमास का हमला हुआ था जिसके नतीजे में ये सारी खित्ते की जंग शुरू हुई थी, उससे पहले के आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन देखें वो वक्त अब जाता रहा। अब अगर आप सऊदी अरब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नाउ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि भाई जो कुछ हुआ है उसके बाद जो है अगर आप हमें मतलब उनके पास लेवरेज आ गई है ना, उनके पास बार्गेनिंग पावर बढ़ गया है। अब द प्राइस ऑफ रिकग्निशन हैज़ गॉन अप फ्रॉम अ सऊदी पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई अगर आप चाहते हैं कि हम आपको तस्लीम करें तो अब आप ये काम करें। याद रहे कि उस वक़्त 7 अक्टूबर से पहले अगर हम जो है प्राइस का जो है ना कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो प्राइस लेस थी। उस वक़्त जो है फॉक्स न्यूज़ को शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने खुल के कहा था कि हमें जो है फ़लस्तीनियों के लिए कुछ कंसेशंस चाहिए।
वो रियासत की बात नहीं कर रहे थे। तो अब भी मैं समझता हूँ कि रियासत तो नहीं मिलेगी, क्योंकि रियासत बनने में खासे साल लगेंगे, लेकिन यह है कि उनको अब जो है वो उस तरीके से वो सऊदी अरब को ज़रूरत नहीं है, बल्कि नाउ इट हैज़ द एबिलिटी टू मनूवर। जहाँ तक सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है, देखें उन्होंने मुतालबा नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ, उनके अल्फाज बड़े क्लियर थे कि मैं चाहता हूँ कि आप भी अब्राहम अकॉर्ड को में शामिल हो जाएं और इजराइल के साथ ताल्लुकात बना लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी मजबूरियाँ क्या हैं और आप अपने वक्त पे करेंगे। तो यानी उन्होंने सऊदी अरब के ऊपर छोड़ दिया था। देखें जो उनकी स्ट्रेटजी है वो ये है कि सऊदी अरब जो है, अगर ये मामला किसी नहज पे पहुंचना है, यहाँ इस जंग के बाद हमने किसी मुज़ाकराती हल की तरफ जाना है, तो सऊदी अरब जो है इस प्रोसेस को लीड करे, और उनके मुताबिक लीड करने का तरीक़ाकार ये है कि आप इसराइल के साथ बातचीत करके तो इस मसले का हल करें। मैं समझता हूँ सऊदी अरब अब ये कह रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले आप जो है इस मामले पे लचक दिखाएं, फ़लस्तीनियों की जो सिचुएशन है उसको बेहतर करें, फिर हम रिकग्निशन करेंगे। तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया, द प्राइस हैज गॉन अप। चलें, डॉक्टर कमाम बुखारी साहब, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।